हमारा छत्तीसगढ़ लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में गढ़बो छत्तीसगढ़ के नारे के बाद अब नया नारा लेकर साय सरकार मैदान में है और वो नारा है करबो छत्तीसगढ़। किस तरीके से ये गढ़ा जाएगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के पास। चौधरी जी, आपने आज भाषण में ये बात भी कहा कि गढ़बो छत्तीसगढ़ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन अब करबो छत्तीसगढ़ का समय है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इम्प्लीमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बट एक रोड मैप, एक विजन, एक स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक ढंग से क्या हो सकता है, कैसे राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर एक दृष्टि और लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करने का मैंने प्रयास किया है। और विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट हम 1 नवंबर को सन 2024 में प्रस्तुत करेंगे, जिसे 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित किया जा सके। पिछली सरकार के नारे से कैसे अलग है? आपका काम करने का तरीका कैसे अलग होगा उनसे? पिछली सरकार ने हर जगह अपनी जेबें भरने के लिए सिस्टम को कोलैप्स किया, जबकि विष्णुदेव साय जी की सरकार हर जगह टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करके सिस्टम को बनाने का काम करेगी। उससे हर जगह सुधार होगा, सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा आएगा, नागरिकों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। मोदी जी का विजन चल रहा है, अमृत काल का उत्सव मनाया जा रहा है, उस जो लक्ष्य है उसे अचीव करने के लिए छत्तीसगढ़ क्या करने जा रहा है और उसमें कैसे योगदान रहेगा? 2047 में जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित हो। इसके लिए बड़े बड़े विशेषज्ञ संस्थाओं से कोलैबोरेशन करके हम एक विजन डॉक्यूमेंट 1 नवंबर को इसी वर्ष 2024 में जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे। ये विजन लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें देश को आगे बढ़ रहा है, तो उसमें छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में महायज्ञ हो रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ की भी आहुति होनी चाहिए। ये हमारा दृष्टिकोण है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपने जो बजट पेश किया उसमें कई विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये उभर के आई कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ जो गारंटियों को पूरा करेगा। क्या वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी? एक बजट में हो पाएगा या और कई बजट लगेंगे तब गारंटी पूरी होगी? आप देख रहे होंगे कि 8 हफ्ते की सरकार ने मोदी जी की कितनी बड़ी बड़ी गारंटियों को पूरा किया है। मोदी जी की सभी गारंटी को शीघ्र हम पूरा करने जा रहे हैं। इस बजट में भी आपने देखा होगा, गारंटी हमारा मूल थीम था। ग्रेट सीजी का जो हमारा कॉन्सेप्ट, उसमें पहला वर्ड जी के लिए गारंटी ही है। तो हमारा पूरा समर्पण है मोदी की गारंटी को पूरा। एक बड़ा लक्ष्य सेवा सेक्टर को 20% तक बढ़ाने का है। ये क्या संभव है? 12% था, 20% हो जाएगा? सेवा क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीडीपी पे भी योगदान 31% का है, जबकि नेशनल एवरेज लगभग 55% का है। जब भी कोई इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप्ड में कन्वर्ट होती है, विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ती है, तो टर्सरी सेक्टर जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान लगातार बढ़ता जाता है। तो इसमें निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ के सामने। उस दिशा में हम काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये थे ओपी चौधरी, जो कि इस बात को ध्यान में रखकर अपना बजट उन्होंने पेश किया है कि छत्तीसगढ़ न केवल अमृत काल के उस लक्ष्य को प्राप्त करे, बल्कि धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊंचाइयों को जरूर छुए। कैमरामैन दीपक के साथ मोहन तिवारी, टीवी 24 रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज पेश हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार का बजट। जी हां, साय सरकार का पहला बजट, और जैसे कि हमने आज के कार्यक्रम का भी नाम रखा है, कुछ उस दिशा में गया है ये इस बार का बजट है अमृत काल के नींव वाला बजट। यानी कि नींव के पत्थर अभी रखे जा रहे हैं, काफी कुछ काम बाकी है। इमारत विशाल हो, बड़ी हो, मजबूत हो, इस बात के लिए नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसी बात को ध्यान में रखकर पहला बजट पेश किया गया है ओपी चौधरी के द्वारा। लेकिन बजट के क्या पहलू है, किस तरीके के सोपान उसमें हैं, किस तरीके के एंगल से लोग इस पूरे बजट को देखते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे
हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता की भूमिका में रहेंगे रवि गौलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। और अर्थशास्त्री नजरिए से सारी बातों को समझाने की कोशिश हमारे साथ करेंगे अरविंद ब्रह्मे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो चारों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज का विषय बड़ा है, थोड़ा सा क्लिष्ट भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आम जनता को कम समय में बजट को समझा पाएं, और इसीलिए हमने पैनलिस्टों को जोड़ा है। ज्यादा राजनीति ना हो इसकी उम्मीद भी करते हुए चर्चा की शुरुआत पहले ब्रह्मे जी से करता हूं। अरविंद जी, आपके नजरिए से कैसे दिख रहा है बजट? हमने ओपी चौधरी जी से सुना, अभी वो गड़बों की जगह करवों की बात कर रहे हैं, नींव के पत्थर तैयार करने की बात कह रहे हैं, एक ढांचा तैयार करके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। क्या ये सब बजट में है या केवल ये बातों में ही है? देखिए, मैं एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देना चाहूंगा इसमें। एक नोबेल लॉरेट हैं मिल्टन फ्रीडमैन, और उन्होंने कहा था कि अक्सर हम एक गलती करते हैं, ये है कि जब हम कोई नीतियां हैं या कोई योजनाएं हैं, उनका मूल्यांकन हम उसके इरादे को लेकर करते हैं, ना कि उसके परिणाम से करते हैं। बिल्कुल। तो ये मिल्टन फ्रीडमैन को 1976 में नोबेल प्राइज मिला था, और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट दुनिया के हैं। पर ये बजट यदि आप देखेंगे तो इस बजट में एक तो जो बात फ्रीडमैन ने कही, नियत भी ठीक लग रही है, और इसमें परिणामों का भी उल्लेख है कि परिणाम है कि भाई हम जो है 5 साल में हमारी जीडीपी को 5 लाख से 10 लाख करोड़ कर देंगे। और एक दूसरी बात यह है कि एक बजट में क्या चीज होनी चाहिए, हम एक इकोनॉमिस्ट के रूप में क्या चीज देखते हैं। एक देखेंगे कि भाई आपने जो है जो एक्सपेंडिचर कितना आप कर रहे हैं बजट में, तो ये एक ट्रेमेंडस हाइक है, यानी एक ऐतिहासिक रूप से आप 1 लाख यदि 47,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी आपने 20-22% का जंप दिया है एक्सपेंडिचर को। दूसरा हम देखते हैं कि आपका प्रबंधन कैसा है राजकोषीय का, इकोनॉमिक एंगल से। तो प्रबंधन में आपने ये है कि आप जो ओन टैक्स रेवेन्यू सरकार की है, उसको आप जो है 20-22% बढ़ा रहे हैं। राज्य के स्वयं का जो कर राजस्व है वो बढ़ रहा है 20-22%, और इसको बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने 10 पॉइंट रखा है, उसमें जो हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और लीकेज बंद करेंगे, इससे हमारा ये जो ओन टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये 22% टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, ये दूसरी बात है। तीसरा, आपने डेफिसिट को कंट्रोल में रखा है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो मुझे ये जो सारे जो पैमाने मैं देख पा रहा हूं, डेफिसिट कंट्रोल में है, रेवेन्यू सरप्लस का बजट है, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप अपने इरादे नेक होने के साथ आप परिणामों का भी उल्लेख कर रहे हैं कि हम जो है छत्तीसगढ़ के विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि इसमें जो आंकड़े जो बजट में होते हैं, उन आंकड़ों के साथ जो है इसमें जो एक विजन दिखाया गया है वो बहुत जरूरी था। और जो मैं वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी जी को इसलिए साधुवाद दूंगा कि जो कोई अपनी कमियों को नहीं बताता है। तो उन्होंने ये भी बताया, जो अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि भाई हमारा सर्विस सेक्टर में कमजोरी है, ये बात बजट में उन्होंने कही। तो ये बहुत जरूरी है जानना। तो ये बताता है कि उनकी मंशा क्या है, वो किस भाव से काम करना चाहते हैं, कि जब तक हम उनको रेखांकित नहीं करेंगे हम उनको कैसे दूर करेंगे। तो मैं पूरे इस बजट से मैं तो काफी खुश हूं इकोनॉमिस्ट के रूप में। ये एक अच्छा बजट किया है, क्योंकि एक बड़ा पैमाना ये भी होता है कि आप कितना पूंजीगत व्यय इस बजट में कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश में जो है ये पिछले साल भी लगभग 10 लाख करोड़ जो है केंद्र सरकार ने रखा था, इस साल 11 लाख करोड़ से ज्यादा पूंजीगत व्यय के लिए रखा है। इस सरकार ने 20% 22% का पूंजीगत व्यय को हाइक किया पिछले बजट से। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, हम इसी आधार पे, खासकर इकोनॉमिस्ट आधार पे बजट को देखते हैं। तो ये सारे जो पैमाने मैं देख पा रहा हूं, तो इन पैमानों पे ये बजट इस प्रकार से दिख रहा है कि ये जो है यानी एक जो हमने लक्ष्य रखे हैं उसको हम इसके जरूर एक पॉजिटिव इंपैक्ट रखेंगे। और जो 3 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है इस जो राज्य की है, इनकी जो आशाएं हैं और इनकी जो आकांक्षाएं हैं, इस पे जरूर ये बजट जो है कुछ एक अच्छा जो है इसका मैसेज जाएगा। बिल्कुल, तो संकेत इस बजट ने दे दिए हैं। और जैसे कि हमारे अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं ब्रह्मे जी, वो ये भी बता रहे हैं कि एक आधारशिला रखने वाला ये बजट है, तो उम्मीद इससे काफी ज्यादा है। एक राउंड पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर हम क्रॉस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में लखन चौधरी जी हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। लखन जी, ये तो रही अर्थशास्त्री वाली बात, ब्रह्मे जी ने बता दी।
राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक दल के ऊपर ये भार होता है कि वो वादों को पूरा करे और उम्मीदें जो जनता की है उसे कोई मतलब नहीं कितना खजाना है क्या है वो पूरा कब होगा। लेकिन राजनीतिक रूप से जो भार था सरकार पे, क्या वो ये बजट पूरा करते हुए दिख रहा है? मेरा इशारा गारंटियों की ओर है। इस बजट में गारंटियों की का भाव परिलक्षित हो रहा है क्या? झलक दिख रही है क्या? निश्चित तौर पर देखिए मोहन जी कि बजट में पूरा का पूरा जो बजट है वो मोदी की गारंटी पर बेस्ड है। भाई सारी चीजें शुरू से आखिरी तक बजट में, आप चाहे बजट भाषण देख ले, चाहे बजट का जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, सेक्टर वाइज जो एक्सपेंडिचर है, तमाम चीजों में मोदी जी की गारंटी की छाप तो आपको दिख ही रही है। और बजट की शुरुआत, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक निराशा हुई कि बजट की जो शुरुआत में जो है एक स्पीच का जो पहला लाइन है कि मोदी की गारंटी के जो है साथ ये कहा गया है कि जो पुरानी जो भूपेश बघेल की सरकार थी, कुशासन के खिलाफ मुहर लगाकर बिल्कुल जी, जो सेवा का अवसर दिया है राज्य की जनता ने, इसके साथ बजट भाषण की शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि देखिए कि ठीक है कि आपका बजट बहुत अच्छा है, आप जो है इस राज्य की जनता के लिए सेवा करना चाहते हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी नीतियों को लाना चाहते हैं, अच्छी योजनाएं लाना चाहते हैं, सब चीज अच्छा है, आपकी नीयत ठीक है, इसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। लेकिन पिछली सरकार के ऊपर जिस तरह से इस बजट में पहली लाइन में टिप्पणी है कि कुशासन, आप देखिए भूपेश बघेल की सरकार में कौन सा ऐसा कुशासन था? भूपेश बघेल की सरकार को इस तरह कुशासन के साथ जो है इस बजट भाषण की शुरुआत करना, मुझे लगता है कि एक तरह से एक नकारात्मकता का संदेश है। देखिए हर सरकार जो है अपने हिसाब से अच्छा करती है, हम हर सरकार की आलोचना यदि भाई करते हैं, आप हमेशा जो है 70 साल की आलोचना करते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने भी इतना अच्छा काम किया था, ये हार गई अलग बात है। देखिए हार जीत राजनीति में, सियासत में अपनी जगह है, जनता किसको जिताती है किसको हराती है वो अपनी जगह है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार की योजनाओं का असर तो सबने देखा है। चलिए इस लाइन को छोड़ दें तो बाकी चीज क्या देखते हैं? बजट का सर पैर आंख पैर कैसा दिखाई देता है? लखन जी, बाकी चीजें, एक लाइन तो आलोचना थी और कई जगह आलोचना होगी जो सरकार के द्वारा की जाती रही है, बाकी चीजें क्या दिखाई देती है? किस तरीके का आकार लेगा ये बजट और उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़? मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए बजट जो है पूरी तरह से बनाया गया है, चाहे पीएम आवास योजना हो, महतारी बंधन योजना हो, तमाम जो गारंटियां थी, घोषणा पत्र जिसके दम पर भाजपा जीत कर आई है, उन सारी चीजों को फोकस किया गया है। और स्वाभाविक है ये, देखिए कोई भी सरकार जब जीत कर आती है तो निश्चित तौर पर जिन गारंटियों के दम पर वो जीत कर आई है, जनता के बीच में जिनको लेकर गई थी, तो उसको पूरा करना जो है ठीक है। मैं मानता हूं कि 15% जो है पूंजीगत व्यय का जो रखा गया है वो भी स्वागत योग्य कदम है। लगभग 22,300 करोड़ का जो है उसमें रखा गया है। सारी चीजें देखिए अच्छी है बजट में। ऐसा नहीं है कि बस्तर विश्वविद्यालय में भी जो है करीब 20-22 नए टीचिंग डिपार्टमेंट खोलने की बात कही जा रही है, लेकिन जैसे कि ओपी चौधरी ने भी कहा था कि जो तृतीय क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र होता है, उसकी ओर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है मोहन जी इस बजट में कि प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ की मात्र $1,800 है, 1,37,000, जो कि राष्ट्रीय जो $1,85,000 है भारत की प्रति व्यक्ति आय, उससे $500 कम है। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे बड़ी चुनौती है। हम लोग अक्सर बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और जीडीपी की बात करते हैं, जीएसडीपी की बात करते हैं। 5 लाख करोड़ का जो है जीएसडीपी है, 2028 में आप उसको 10 लाख करोड़ करने जा रहे हैं। सारी चीजें आंकड़ों में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, गांव के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति की आय बात करते हैं, तो ये मात्र जो है $1,800 है, जो बांग्लादेश से भी बहुत पीछे है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकारों को अब बड़े बड़े आंकड़ों के बजाय प्रति व्यक्ति आय पर, ये जो जीडीपी का विकास दर का ये जो पैमाना होता है ना, ये इससे कहीं भी आम आदमी को फायदा नहीं होता। ये केवल दिखावे के लिए, मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए होते हैं। जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तब तक आपका विकास का कोई मायना नहीं है। तो प्रति व्यक्ति आय पर इस बजट में कोई खास तवज्जो नहीं दिया गया है और
पिछले साल की तुलना में मात्र 10,000 रुपए ठीक है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। जी, जी, 1,37,000 से बढ़कर ठीक। 1,47,000 हो गई है। और ठीक। ये 10,000 किसके लिए बढ़ी है? क्योंकि किसानों ठीक। की जो आमदनी थी जी। वो बढ़ी। चलिए किसान चौधरी जी आएंगे, जो आपके पास आएंगे अगले राउंड में। कई चुनौतियां हैं जिसकी ओर ध्यान चौधरी जी ने दिलाया है। हम अब चलते हैं चौहान जी के पास। चौहान जी, आपने कई पक्षों को सुना, कई चीजों को अभी सुधारने की भी जरूरत है। अभी सामने चुनौती भी है, 2 महीने ही हुए हैं आपकी सरकार को आए हुए। बजट से उम्मीदें काफी ज्यादा है। क्या हम माने ये बजट उम्मीदों को पूरा करने वाला है, और अगर है तो कैसे होंगे? कई सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, हमारे अर्थशास्त्री श्री अरविंद जी ने बहुत एक अच्छी बात बोली कि नीयत जो है वो यहाँ पर सरकार की दिख रही है। तिवारी जी, नीयत साफ होनी चाहिए। नीतियां जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं, और नीयत अगर आपकी साफ है तो आगे चल के नीतियां भी उसको दुरुस्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी नीति सही है और नीयत ही गलत है तो उससे कुछ नहीं होता है। आप प्लानिंग ही करते रहेंगे जैसे कि पुरानी सरकार ने किया, और उसके लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है सिर्फ एक लाइन को पकड़ के 50% उन्होंने वही बोला, और तब तो आपने टोका, नहीं तो मेरे ख्याल से वो पूरा 100% उसी एक लाइन पे बोलने वाले थे कि उन्होंने सिर्फ आलोचना की। आलोचना एक की और उसके लिए आप बजट की बात नहीं करेंगे, ये चीजें समझ में नहीं आई। क्यों ऐसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी ऐसे बोल उन्होंने रहे थे, एक बात ये बताई है। हमारे जी जी, सबसे चलिए। मेन बात मैं ये बोलना चाहता हूँ। अब मैं बजट में ही बात करूंगा, मैं लखन चौधरी की आलोचना में बात नहीं करूंगा, नहीं तो मैं भी लखन चौधरी जी को हाँ जी जी, आगे बढ़िए जी। हाँ हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक अर्थशास्त्री जी ने हमारी बात बोली कि 22% जो राजस्व बढ़ाने की बात है उसमें उन्होंने बोला कि लीकेज कम करने की बात हुई, टेक्निकल और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात हुई। तो उसमें एक चीज और हुई, एक चीज ये हुई कि संसाधनों को जो उपयोग करना है हमारे को, उसमें भी वो जो संसाधन उपयोग होंगे उसके कारण भी ये 22% राजस्व बढ़ेगा, और उसमें कर की जो नए कर है या कोई अतिरिक्त कर है वो नहीं लगाया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। ये दोनों चीजें जो है वो आधार है ये, कि ये सिर्फ टेलीविजन नहीं है, ये विजन, ये आधार है। और बिना निराधार हमने कोई बात नहीं की। हमने जो 10 अपने स्तंभ बिंदु पेश किए वो कोई भी निराधार नहीं था कि इसको प्लानिंग किया कर दिया जाएगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया जाएगा। लास्ट वाला बिंदु हमारा यही था कि जो प्लानिंग की जा रही है उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। और सबसे मेन बात यह थी कि सर्वहारा के लिए अभी लखन चौधरी जी बोल रहे थे कि गांव में ध्यान देना चाहिए था, प्रति व्यक्ति इनको आय बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल आय बढ़ेगी ना, क्यों नहीं बढ़ेगी? जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे 22% कर रहे हैं, पूंजीगत जब व्यय बढ़ेगा, पिछले 5 सालों में हमने 12% एवरेज में देखा है पूंजीगत व्यय बढ़ाते हुए। इस बार 20% का लक्ष्य रखा गया है और उसके हिसाब से होगा, क्यों नहीं होगा? दूसरी बात, आज जो ग्रामीणों की बात बोली लखन चौधरी जी ने, तो मैं ग्रामीणों की बात बता दूं, लखन चौधरी जी 70% पिछले बजट के हिसाब से वहां का बजट बढ़ाया गया है। ये आपके बोलने से पहले ही भारतीय जनता ब्रह्मे जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं, फिर उनको शायद दूसरी डिबेट में जुड़ना होगा तो वो चले भी जाएंगे। तो ब्रह्मे जी से एक कमेंट ले लेते हैं। ब्रह्मे जी, ये पूरी चर्चा में जो बात सामने आई, प्रति व्यक्ति आय में कमी है, उसे मेंटेन करना है, सेवा क्षेत्र में पीछे हैं हम, उसमें आगे बढ़ना है, और तीसरी बात राजस्व का लक्ष्य लेके जो चल रहे हैं, राजस्व ज्यादा चाहिए छत्तीसगढ़ को, वो लक्ष्य हासिल करना। ये तीनों चुनौतियों को कैसे ये बजट पार करता हुआ दिख रहा है, या उस दिशा में कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? चलिए ब्रह्मे जी से हम संपर्क करेंगे, कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। रवि जी, ये तीनों चीजें अब सामने आ गई हैं, कुछ चुनौतियां भी है, लेकिन कुछ ये भी कहा जा रहा है कि बजट ऐसा बन रहा है जिससे मजबूत इमारत तैयार हो। मजबूत इमारत के लिए शुरू में तो मेहनत करनी पड़ती है, ये भी आपको मालूम है। ऐसे में इस बजट की आलोचना आप लोग करेंगे अभी भी विपक्ष के रूप में, या सराहेंगे भी कि कुछ दिशा में काम हो रहा है कि आगे भविष्य अच्छा होगा?
बहुत बढ़िया बात कही मोहन जी आपने। सबसे पहले तो मैं सराहना से ही शुरुआत करूंगा कि आज का जो बजट आया है ओपी चौधरी जी जो लाए हैं उसमें 90% से ज्यादा चीजें जो है वो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी के कोर रहे, जिसके ऊपर उन्होंने केंद्रित किया। नाम बदल दिया, चीजें बदल दी। जैसे हमने कहा था हम 2500 रुपए देंगे, बीजेपी 3100 रुपए दे रही है। हमने भी कहा था महिलाओं को हम 15,000 रुपए देंगे, ये 12,000 दे रहे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो चीजें और रही हैं वो हमारे ही चीजों के इर्द गिर्द रही, पहली बात। अब बात करते हैं विपक्ष होने के नाते हमारा इसमें क्या एनालिसिस है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में हर जगह, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर टीवी डिबेट में हमको क्रिटिसाइज करती रही कि कांग्रेस पार्टी कर्जा ले रही है। 45,000 करोड़ से हमने उसको 85,000 करोड़ कर दिया। आज के समय में आप बजट देखिए, इस बजट में 19,500 करोड़ के कर्ज का प्रावधान है और जिसमें 3,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं हटा दूं तो 16,500 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का वित्तीय प्रबंधन इनके हिसाब से बहुत अच्छा है और हमारा वित्तीय प्रबंधन एकदम बेकार था तो ये बजट में प्रावधान क्यों आ रहा है, क्यों कर्जे की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे राजस्व के साधन ही कम है बता रहे हैं ना, राजस्व के साधन कम क्यों हैं, इसके लिए तो आप लोग भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो मैं वही तो कह रहा हूं। आज जब इन्हें वोट लेने की बात थी तो ये हमको कहते थे कि हम कर्जा ले रहे हैं, लेकिन आज जब बजट पेश करने की बात आ रही है तो ये हमसे ज्यादा कर्जा ले रहे हैं। अरे भैया, जब हम कर्जा ले रहे थे तो गलत, आप कर्जा ले रहे हैं तो सही, ये कैसी नीति है मोहन जी, पहली बात। दूसरी बात मैं अपने प्रदेश की करूंगा। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारा प्रदेश औद्योगिक प्रदेश है। ये दोनों चीजों के बजट को आप देखिए, कटौती हुई है, उद्योग पर भी कटौती हुई है, कृषि पर भी कटौती हुई है, और तो और सबसे बड़ी चीज एजुकेशन, जिसके ऊपर हमने 19.5% का प्रावधान दिया था, इनके बजट में 16% है। मतलब लगभग 4% जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे ये लोग कम कर दिए। एक तरफ कहते हैं करबो नवा छत्तीसगढ़, नया छत्तीसगढ़ करेंगे, नई नींव पैदा करेंगे, युवाओं को उन रोजगार देंगे और चीजें देंगे। दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता ही बंद कर दिए। अरे ये कैसी नीति है, ये कैसा आपका सिस्टम चल रहा है? चौहान जी ठीक है, कटौती कर दी है, तो बढ़ाएंगे क्या? ठीक है चौहान जी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेके बैठी हुई है कांग्रेस, वो एक एक चीज को देख रही है पावर कांच लगा कर कि भाई कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे कुछ छोड़ दिया, कुछ तो थोड़ा बहुत तो मीन मेख है। स्वीकार करिए आलोचनाओं को और उन्हें ठीक करिए। देखिए, विपक्ष का नाम ही ये रहता है और विपक्ष का धर्म ही रहता है कि वो खामियों को निकाले और जनता की आवाज बने और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। जहां पर सही है उसे एक्सेप्ट करे और जहां पर अगर कुछ गलत है या उसमें सुधार करने की जरूरत है तो वो उस चीज को बताए। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि 16,500 हमने कर्जा लेने की बात कही है, तो कर्जा लेना अपने आप में सही है या गलत है वो आने वाला समय बताता है कि जब आपने 12% जो कैपिटल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में आपने किया है और हम आप लोग कांग्रेस को भी तो इस बात के लिए कटघरे में खड़ा करते थे। सुनिए, हम 20% कर रहे हैं और आपने कर्जा लेके खजाना खाली कर दिया है और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। चौहान जी, लखन चौधरी जी ने जो बात कही, प्रति व्यक्ति आय, हमने किसानों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रति व्यक्ति आय में कम है, अभी भी कमी है, मजबूत किया है। मोहन जी, 1,20,000 से 1,37,000 पहुंची है। कर्जा ले करके हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है, जिसका राजनीतिक सलाहकार कह रहे थे। ये लोग क्या कर रहे हैं ये तो बताएं। कर्जे की बात में हमको न जाने कितनी बार क्रिटिसाइज किए, जनता को दिग्भ्रमित किए और आज खुद कर्जा ले रहे हैं। किसकी आय? पिछले 5 साल से तो आप ही काम कर रहे थे। भैया बजट देख लो, 3500 करोड़ का बजट हमने पेश किया था। लखन चौधरी जी और ब्रह्म जी मेरी बात से सहमत होंगे। 5 साल से आप ही काम कर रहे थे ना।
आपने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं लगाया है, अरे रेवेन्यू पे भी तो ध्यान दे दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नहीं आएगा क्या? 1,20,000 करोड़ में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू इनकम की है, रेवेन्यू पे कोई फोकस ही नहीं है। ये कैसा बजट है? चलिए आएंगे आप लोगों के पास, आप दोनों के पास आऊंगा, एक बार चौहान जी से फिर लूंगा, लेकिन पहले चौधरी जी के पास चलते हैं। चौधरी जी, बीजेपी सरकार का जो की एक मंशा है कि भाई वो सबको साथ लेके चले, और अमृत काल उन्होंने निर्धारित किया हुआ है और उस एक लक्ष्य बनाया है मोदी जी ने। उस दिशा में काम करने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत है, और सभी राज्यों को जो दिशा निर्देश दिए गए थे शायद उसी दिशा में छत्तीसगढ़ का बजट भी काम कर रहा है, इसलिए थोड़े कड़े फैसले भी लिए गए हैं। लगता है कि आपको ये केंद्र के बड़े लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है? निश्चित तौर पर देखिए, केंद्र के सरकार की जो नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम है उसी दिशा में ये आगे बढ़ रहा है। चाहे वो आप ज्ञान को ले लीजिए, जो ज्ञान का जो कंसेप्ट था केंद्र का था, मोदी की गारंटी में तमाम जो चीजें हैं वो केंद्र का कंसेप्ट है, लेकिन मुझे लगता है कोई बड़े फैसले नहीं लिए गए हैं। देखिए, कई ऐसी चीजें हैं जिन पर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए, और मैं राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं उस पर राजनीतिक टिप्पणी करके सवाल खड़ा करूंगा। क्योंकि देखिए, आपने गोधन न्याय योजना बंद कर दिया, ठीक है, गोधन न्याय योजना से लोगों की जो आमदनी है ग्रामीण क्षेत्र में वो एक अच्छी आय का जरिया थी। आप ही की सरकार, भाजपा की सरकार की जो नीति आयोग है उसने उसकी सराहना की थी, कई बार उसको पुरस्कार मिला था। ठीक है कि आप उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, उसकी जगह उसका विकल्प क्या है? वो एक बहुत बड़े आय का जरिया था गांव के लोगों का, और उसकी वजह से लोगों की आमदनी बढ़ रही थी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही थी। खेती किसानी के संबंध में कोई बहुत बड़ा रोड मैप आपके पास नहीं है। सेवा क्षेत्र को कैसे आप बढ़ाएंगे उसका कोई बहुत बड़ा आपके पास रोड मैप नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर जो है इस सरकार के बजट में, देखिए बहुत सारी जो बजट है वो पिछले साल के बजट का लगभग मिला जुला है, बहुत सारी चीजें उसी ढर्रे पर बनाई गई हैं। आधिक्य का बजट है, 1,000 करोड़ रुपए का आपका जो है सरप्लस बजट आपने बना दिया। एक सब्सिडी और जो सहायता है, ग्रांट इन एड और सब्सिडी जो है आपके बजट में 41% है। आप इतनी बड़ी राशि कुल बजट का 41% सब्सिडी और सहायता पर दे रहे हैं, ग्रांट इन एड पर, तो इसको कम करने के लिए आपके पास क्या उपाय है? चलिए आप चौहान जी बताएंगे। सब जारी रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपका जो पूंजीगत व्यय है वो कैसे बढ़ेगा? देखिए, आंकड़ों में कहना जो है वो अलग चीज है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी चीजें हैं। कर्जा की बात जैसे हो रही थी, कर्जे के मामले में हमेशा भाजपा पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार को घेरती रही, लेकिन कर्जा जो है केवल जीएसडीपी का 18% है। ठीक है चौहान जी, इन सब सवालों से आप बच नहीं सकते। इस तरीके की चुनौतियां हैं, ये तो स्वीकार करते हैं कि जो डगर है वो कठिन है पनघट की। काहे की डगर? हाँ, डगर पनघट की कठिन ही होनी चाहिए, और कठिन चीजों में ही चुनौतियां लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसी से उभर के आगे आई है, और उसने नियत से काम किया है, नीति के द्वारा। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पे 79% हमारे छत्तीसगढ़ की जनता साक्षर है, और उनको भूल नहीं जोक सकते। ये 1-2 आदमी के कहने पर ये सभी चीजें नहीं हो जाती है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। शायद मेरे ख्याल से मोहन जी, लखन चौधरी जी ने बड़ी बात कह रहे हैं, मैंने आपको बीच में बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक है भाई। आप मौका दूंगा, आप बोल लीजिए। चलिए बोलिए जी, मैंने समय कम है चौहान जी, जल्दी अपनी बात पूरी करें। शायद लखन चौधरी जी ने नेगेटिव पॉइंट ही सुने हैं, पॉजिटिव पॉइंट कोई देखे ही नहीं है। जब हम बोल रहे हैं कि 22% हमारा राजस्व बढ़ेगा, तो आपने इसको तो सही में रखा कि कैसे बढ़ेगा मालूम नहीं, और आपने जो पॉजिटिव चीजें जो बढ़ने वाली है वो आपने पता नहीं कहां से बढ़ेगा। तो ये अगर ये बजट, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बजट अगर कोई दूसरा दल किया रहता तो लखन चौधरी जी इसका बहुत ज्यादा गुणगान करते रहते, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन उन्होंने एक जनरलाइज बात कही है, किसी आप उसे पार्टी वाइज मत लीजिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं एक प्रवक्ता नहीं 2 प्रवक्ताओं के साथ बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को तो सही बात बोलनी है।
दूसरी बात ये है मोहन जी कि मुझे बोलने लखन चौधरी जी तो ये बोल ठीक रहे है, हैं चलिए। कि कुछ है ही नहीं बजट में कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए आप अच्छाई बताइए, 30 सेकंड बचे हैं, समय कम है चौहान जी, अच्छाइयों पे आइए, आप डिफेंड मत करिए ज्यादा जी, अच्छाइयाँ बता दीजिए, चलिए समय कम है। क्यों नहीं बोलूंगा मैं? सबसे मेन बात ये है, जी। सबसे मेन बात ये है कि रूरल एरिया को 70% हमने बढ़ाया है बिल्कुल। पिछले बजट के हिसाब से। कृषि क्षेत्र को हमने बढ़ाया है। कहाँ बढ़ाया है जहाँ कृषि क्षेत्र को? 12 कृषि से क्षेत्र में 15% 2.5% से ज्यादा की जो है जो डिक्रीज हुआ है। रेट के कैसे कह हिसाब सकते हैं से कृषि क्षेत्र increase को हो बढ़ाए? रही थी, बताएं वो आंकड़े, अभी मोहन जी पूछिए ना, 22% आंकड़े के बताएं हिसाब से कैसे कृषि को इंक्रीज हो बढ़ाए। रही है। वो अभी 22% के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। पहले जो अरे कैसे बढ़ाए हो बताओ तो सही, आंकड़े का है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जो पहले 12% था, अब वो 20% हो गया है। नहीं मोहन जी ये गलत बोल रहे हैं। संसाधनों को उपयोग नहीं किया जा रहा था, अब वो संसाधनों को चलिए। उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, पहले चलिए, सिर्फ बिल्कुल। बातें की जा रही थी और काम नहीं किया जा रहा था। और जो 1,47,000 जी, जी, जो जी। ये बोल रहे हैं इनकम पर कैपिटा, मैं मानता हूँ बिल्कुल केंद्र से कम है, लेकिन ये किसका किया धरा है? पिछले 5 साल की सरकार का। ये तो लखन चौधरी जी ने बोला नहीं। अभी अगले साल आप मेरे साथ डिबेट में बैठिएगा जी। और ये देखिएगा कि रेशियो कितना बढ़ा है पिछले 5 साल बिल्कुल, से। चलिए, आज और आज शायद समय कम पड़ गया है और चर्चा काफी कुछ बाकी है, लेकिन हम इस फाइनल उम्मीद भरे नोट के साथ आज की चर्चा को खत्म कर सकते हैं कि हमें अपने छत्तीसगढ़ को महान बनता हुआ देखना है और इसीलिए ग्रेट छत्तीसगढ़ का जो स्लोगन ये बजट लेके आया है, उस पर ये बजट खरा उतरे। हालांकि कुछ आलोचनाएं हैं, उन्हें दूर करने की जरूरत बनी हुई है। इस पूरी चर्चा में आज हमारे साथ रवि गौलानी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। चौहान जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। अरविंद ब्रह्मे जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और लखन चौधरी जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा हम खत्म करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि अमृत काल चल रहा है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है, तो छत्तीसगढ़ भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। और ऐसे में जब नींव तैयार हो रही है तो नींव के पत्थर के रूप में ये बजट हमें देखने को मिला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए TV 24, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।